নমস্কার, দূরদর্শনের পর্দায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শর্মিষ্ঠা আপনাদের সঙ্গে। আমরা আজকে একটা বিশেষ আয়োজন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা যেটা ভাবছেন একদম ঠিক, সামনেই লোকসভা নির্বাচন 2024। এই লোকসভা নির্বাচনকে নিয়ে আমরা বিশেষভাবে আজকে আলোচনায় বসলাম। এই ভোট দানের মহোৎসবকে যেন আরও সুন্দরভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি এবং ভোট দান প্রক্রিয়া নিয়ে কি কি বিধিনিষেধ রয়েছে, কি কি নিয়ম রয়েছে, কি কি আচরণ বিধি রয়েছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে, সবটাই কিন্তু আমরা আজকে তুলে ধরব। আমাদের আজকের এই বিশেষ আয়োজনে যিনি আমন্ত্রিত হয়ে আমাদের মাঝখানে এসেছেন, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন স্টুডিওতে শ্রী পুनीत अग्रवाल सर, आईएएस। नमस्कार सर, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। पहले तो आपसे हम एक दो शब्द सुनेंगे। ये जो वोट है एक उत्सव के आकार में पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, इसके साथ त्रिपुरा में भी हो रहा है 2 आसन पर। आपका क्या अनुभव है, हम 2 शब्द में सुनेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को पूरे देश में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसका घोषणा की। उसी प्रक्रिया में त्रिपुरा में भी 2 फेज में 19 और 26 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। तो हम लोग त्रिपुरा में भी पूरी तरह से तैयार हैं इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, और लोग उसमें पूरे इच्छा से सम्मिलित हों, यही हम लोग सबका प्रयास है। एकदम सर। भारतीय जो निर्वाचन कमीशन, हम कह सकते हैं निर्वाचन कमीशन के दौरान बहुत से आचरण लागू होते हैं जब भी से निर्वाचन का दिन जो हो अनाउंस हो जाता है उसके बाद। ये आचरण विधि क्या होता है, हम थोड़ा सुनना चाहेंगे आपसे। अनाउंसमेंट की डेट के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो एप्लीकेबल हो जाता है सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, या इवन जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं उनके ऊपर। मुख्यतः मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि जब एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गया तो जो आपके जो सरकारी, चाहे मिनिस्टर्स बोलिए, आपके जो और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, पर्टिकुलरली रूलिंग पार्टी को कोई बेनिफिट मिले। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए सभी कैंडिडेट्स के बीच जब इलेक्शन के लिए वो कैंपेनिंग करें। तो उस दृष्टि से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है अनाउंसमेंट के साथ ही। अच्छा सर, ये क्या साधारण जो नागरिक है उसके लिए भी कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी होते हैं क्या? साधारण नागरिक के लिए कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। वो तो एज ए मतदाता अपनी इच्छा से फ्री एंड फेयर वे में जिसके भी पक्ष में वो मतदान देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये मुख्यतः कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो लोग चुनाव की प्रक्रिया से में सम्मिलित है उनके ऊपर यह लागू होता है। एकदम बढ़िया सर। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे ये जो लोकसभा निर्वाचन 2024 जो हमारा कह सकते हैं जो निर्वाचनी निर्घंटो बेजे गलो, इसका एक मुख्य कोई स्लोगान या फिर कुछ नाम आप लोगों ने इस साल के लिए सोचा है क्या? निर्वाचन आयोग ने एक लोगो दिया है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। अच्छा। यानी इस चुनाव को एक त्योहार की तरह मनाया जाए और सभी देशवासी उसमें सम्मिलित होकर एक गर्व का अनुभव करें। যেটাকে আমরা বলতে পারি চুনাভ কা পর্ব দেশ কা গর্ব, মানে আমাদেরও এটা গর্ব যে আমরা এই আমাদের ভারতবাসী হিসেবে বা ত্রিপুরাবাসী হিসেবে আমরা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কর্তব্যটা আমরা সকলেই যেন পালন করি। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে অনেক কিছু নিয়ম রেখে দেয় ভোটদানের ক্ষেত্রে, ভোটের ক্ষেত্রে, যেরকম ভোটের দিন পোলিং স্টেশনগুলো কিভাবে ব্যবস্থা করা হয় সেই বিষয়ে যদি আপনি কিছু বলেন। हमारे राज्य में टोटल 3,350 पोलिंग स्टेशंस हैं, और उन सभी पोलिंग स्टेशन को यह देख के चिन्हित किया गया कि वहाँ से जो भी वोटर हैं उनको 2 किलोमीटर के अंदर ही कोई मतदान केंद्र मिल जाए ताकि अच्छा। उनको वहाँ तक पहुँचने में कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा हर पोलिंग स्टेशन में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ वो प्रदान की जाएगी ताकि जो भी मतदाता है उसको मतदान देने के समय कोई असुविधा ना हो। उसमें आप एएमएफ में आता है, एक तो जल की व्यवस्था होगी, वहाँ पे खाबार जल की व्यवस्था होगी, टॉयलेट की फैसिलिटी होगी, वहाँ पे बिजली रहेगी, वहाँ पे जो हमारे विकलांगजन हैं उनको जाने में असुविधा ना हो उसके लिए रैंप की व्यवस्था होगी ताकि जो फिजिकली उनको मतलब अंदर प्रवेश करने में कोई असुविधा ना हो। हमारे सारे पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पे हैं, इसलिए उसमें भी कोई असुविधा की बात नहीं। इसके साथ ही हम लोग एक
वेटिंग शेड की भी व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस बार जब बारिश की इलेक्शन होगा तो संभावना। बारिश हो सकती है हाँ। और गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत तो धूप भी चल सकता है। हाँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए मतदाता को अगर किसी कारण वेट करना पड़े वेटिंग लाइन में, तो उनको असुविधा ना हो, इसलिए वो धूप में भी या बारिश में भी वेट कर सकते हैं। इस प्रकार का हम लोगों ने व्यवस्था ली है। ये क्या सभी पोलिंग स्टेशन पे ये व्यवस्था की जा सकता है? जी, मतलब ये सभी पोलिंग स्टेशन में किया जाएगा। कहीं कहीं कह सकते हैं अगर जल की ड्रिंक मतलब व्यवस्था अगर कोई परमानेंट नहीं है तो वहाँ पे वाटर टैंक रहेंगे, लेकिन हर लोकेशन पे व्यवस्था रहेगी। अच्छा सर, पुनीत सर, आपसे और भी बहुत कुछ हम जानेंगे, क्योंकि ये एक विशेष कार्यक्रम है हमारे लिए, हमारे जो वोटर हैं, हमारे जो जनगण है, सभी के लिए। जो ये वोट का ये जो त्यौहार आपने जो बोला, त्यौहार जब हमारा डेट तो हमारे सामने आ ही गया है। एक है 19 अप्रैल को, जो एक पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा केंद्र का है, और दूसरा है इसी दिन 7 रामनगर उपनिर्वाचन में। ये दोनों ही, एक है लोकसभा का केंद्र, दूसरा है विधानसभा का उपनिर्वाचन। একটাই কেন্দ্রে দুটোভাবে ভোট হচ্ছে, এই বিষয়টা যদি একটু বলেন আমাদের। हाँ, एक जो 7 रामनगर असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ पे क्योंकि उनके जो आगे जो एमएलए थे उनकी मृत्यु के कारण इसका भी दोबारा पुनः बाई इलेक्शन हो रहा है, तो उस दिन साथ ही साथ लोकसभा इलेक्शन भी एक ही दिन पड़ेगा। तो वहाँ पे जो मतदाता जब पोलिंग स्टेशन में जाएंगे, वहाँ पे उनको 2 वोटिंग कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, जहाँ पे 2 अलग अलग सेपरेट ईवीएम्स रहेंगी। एक ईवीएम होगी जो लोकसभा का निर्वाचन के लिए रहेगी, और दूसरे वोटिंग कंपार्टमेंट में बाई इलेक्शन जो 7 रामनगर का है उसके लिए ईवीएम रहेगा। तो इसलिए मतदाता जैसे किसी और पोलिंग स्टेशन में भी जाते हैं, वो उनका वैसे ही चिन्हित किया जाएगा, आगे पूरा एग्जामिन करके। फिर 2 अलग अलग ऑफिसर रहेंगे, पोलिंग ऑफिसर, जो अलग अलग जो ईवीएम्स हैं, एक लोकसभा के लिए और एक बाई इलेक्शन रामनगर के लिए, उसको कंट्रोल करेंगे, और उस तरह से एक मतदाता एक ही बार में दोनों का वोट दे पाएगा। अच्छा, এটা এই বছরই আমরা इस साल ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे विशेष तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि हर आदमी एक वोट देते हैं हर समय। इस समय एक आदमी एक ही समय 2 वोट दे सकेंगे उस केंद्र के लिए, यही इसका स्पेशल है। जी, তো এটা খুব বিশেষভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে এক পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্র এবং 7 রামনগর উপনির্বাচনে যেটা, ওইটার মধ্যে প্রত্যেক ভোট যারা করবেন তারা 2 ভোট देवें এই একটা কেন্দ্রে विशेषভাবে। अच्छा सर, और एक बात आपसे जाननी थी, ये जो पोलिंग स्टेशन सब वोट कर्मी भाव में जाके काम करेंगे, उन लोगों का काम कब से शुरू हो रहा है? उनका काम तो आरंभ हो चुका है। जितने भी पोलिंग स्टेशन है, हर पोलिंग स्टेशन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, उनका एक रैंडमाइजेशन प्रोसेस से ऑलरेडी उनको चिन्हित किया जा चुका है। उनकी टीम्स भी बन गई हैं, और उनको किस कंस्टिट्यूंसी में जाना है, असेंबली सेगमेंट, उसका भी कुछ इलाके में, कुछ सब डिवीज़न में वो भी हो चुका है। तो पोलिंग पर्सनल जो वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, उनका फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड राउंड ऑफ ट्रेनिंग अलग अलग सब डिवीज़न में चल रहा है। ट्रेनिंग चल रहा है उन लोगों का। ये कब तक ये ट्रेनिंग फुल खत्म हो जाएगा? अब फेज 1 का जैसे आपने बताया, इलेक्शन है 19 अप्रैल को, जिसमें आपका 1 त्रिपुरा वेस्ट और 7 रामनगर बाई इलेक्शन होगा, और 26 अप्रैल को 1 त्रिपुरा ईस्ट का जो ST सीट है उसका इलेक्शन होगा। तो उसके पहले इन लोगों का ट्रेनिंग शेष हो जाएगा, और 2 दिन पहले उनको एग्जैक्ट किस पोलिंग स्टेशन में जाना है, जस्ट हमारे यहाँ जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं वो सभी P-1 दिन में जाने से, मतलब एक दिन पहले ही अगर पोलिंग पार्टी निकलेगी तो वो वहाँ पे पहुँच सकती है। तो इसलिए उसी समय उनको बताया जाता है कि उनको किस पोलिंग स्टेशन में जाना है, और ट्रेनिंग चल रही है लगातार। लास्ट 1-2 दिन पहले तक उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, और इवन जब डिस्पर्सल सेंटर में जब वो जाएंगे, यानी 19 से एक दिन पहले 18 तारीख को, या 26 से एक दिन पहले 25 तारीख को, तो उस दिन भी उनको डिस्पर्सल होने के साथ साथ वहाँ पे भी EVM वीवीपैट रखा रहता है। उस समय भी अगर उनको कोई चीज़ पूछनी हो, उनको कुछ हैंड्स ऑन उसको प्रैक्टिस करनी है, वो भी कर सकते हैं। अच्छा सर, और एक बात हम सुनने में आया है कि इस साल एक विशेष पोलिंग स्टेशन है जो स्पेशल हम कह सकते हैं महिलाओं के लिए, उस बारे में अगर आप कुछ बोले। इलेक्शन कमीशन का एक ये प्रयास रहता है कि जो हम लोग चुनाव करते हैं उसमें
हम लोग महिला, जो यूथ है और जो दिव्यांगजन है, उनकी भी एक भागीदारी रहे। उस भागीदारी को बढ़ाने की दृष्टि से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम कुछ पोलिंग स्टेशन फुल्ली वीमेन मैनेज रखें, कुछ यूथ मैनेज रखें, कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वो रखें। तो पूरे राज्य में हमारा जो अभी चुनाव होगा उसमें 154 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा मैनेज किए जाएंगे। वहाँ जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जितने पोलिंग ऑफिसर वो सब महिलाएं होंगी। ये कहाँ पर है सर? ये जो पूरी महिलाओं के द्वारा जो फुल्ली जो ट्रगल किया जा सकता है বা যা हो रहा है, মহিলারা পুরোটাই দেখছে মানে যে এই পুলিং স্টেশনটা, সেটা মানে আমাদের শহরাঞ্চলে না কোন কোন দিকটায় আছে? এটা মুখ্যতः শহর অঞ্চলে হবে, लेकिन रूरल में भी रहेगा। আচ্ছা, এটা পুরোটাই মহিলা দ্বারা পরিচালিত? হ্যাঁ, এটা পুরোটাই মহিলা দ্বারা। আচ্ছা, এটা কি প্রতি বছর থাকে না এই বছর মানে স্পেশাল? नहीं, हर बार कुछ सालों से जो चुनाव हो रहे हैं उनमें ये रहता है। अच्छा, तो इसलिए धीरे धीरे संख्या बढ़ जाती है। इस बार जैसे हमारे टोटल 154 पोलिंग स्टेशन में महिला मैनेजर रहेंगे। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है। पूरे महिलाएं एक साथ चुनाव का इस बड़े काम पे भागीदारी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और सर, आपने जो पहले शुरुआत में बताया कि इस साल विशेष सुविधा दिया जा रहा है निर्वाचन कमीशन से, जैसे कि महिलाओं का, दिव्यांगजन का, या फिर प्रवीण जो है, वृद्ध जो है, जो घर से नहीं निकल पाते हैं, उन लोगों के लिए स्पेसिफिक क्या सुविधा है? पहला तो जो दिव्यांगजन हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उनके लिए चुनाव आयोग की द्वारा विशेष उन्होंने कई प्रावधान किए हैं। सर्वप्रथम तो उनके लिए एक सक्षम ऐप है जिसके द्वारा वो जब इलेक्ट्रल रोल में उनका नाम ऐड करने की बात आती है उसके द्वारा वो कर सकते हैं। उनको जो अपना जो उनका मतदान केंद्र है उसमें उनको चुनाव के समय कोई अगर सुविधा चाहिए तो उसके लिए वो दरख्वास्त उसमें दे सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए विशेषता जो व्यवस्था की गई है कि उनको वहाँ पोलिंग स्टेशन में अगर उनकी व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो उनको दिया जाएगा। वहाँ पे वॉलंटियर्स रहेंगे जो उनकी हेल्प करेंगे, उनको अंदर तक ले जाने में सहायता करेंगे। और इसके अलावा जो अभी एक नई व्यवस्था शुरू हुई है जो हमने जो गत असेंबली इलेक्शन में भी देखा था, वो है होम वोटिंग की। हाँ, जो दिव्यांगजन हैं वो अगर चाहें तो वो अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं कि हमें घर से ही हमारा वोट लिया जाए। एटार सुविधा की আছে? तो ये सुविधा भी दी गई थी। तो हमारे अगर हम पूरे राज्य में बात करें तो वन त्रिपुरा वेस्ट में हमें टोटल जो 85 ईयर्स प्लस और जो फिजिकली डिसेबल पर्सन है उनमें 4581 4581 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि वो घर से वोट दें। घर से वोट दें। ऐसे ही 2 त्रिपुरा ईस्ट जो एसटी सीट है उसमें 4762 लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। और 7 रामनगर जो बाई इलेक्शन है उसमें 201। तो करीब हम देखते हैं कि ये सभी क्या दिव्यांगजन है या फिर नहीं, इसमें 85 ईयर्स प्लस भी है। प्रवीण जो नागरिक है वो भी कर सकते हैं? मतलब प्रवीण मतलब जो सीनियर सिटीजन हैं 85 ईयर्स या उससे ज़्यादा उनकी उम्र है वो भी कर सकते हैं। तो ये जो हमने संख्या बताई इसमें दोनों ही है। ফিজিক্যালি যে আনফিট है, খুব বয়স্ক একজন পুরুষ বা মহিলা কোন ফিজিক্যালি যদি আনফিট হয় তাহলে সেটা সুবিধাটা বাড়ি থেকে নিতে পারবে। এটা ব্যবস্থাটা এই বছর করা হয়েছে। और एक बात, बहुत कुछ भी है आपसे जानने के लिए। वोट जो है, डे ऑफ द पोल हम कह सकते हैं, जिस दिन वोटिंग का दिन है उस दिन ये तो होता ही है कि एक छुट्टी का दिन है। बहुत से लोगों में एक छुट्टी का माहौल रहता है, फिर भी ये बहुत बड़ा दायित्व है, कर्तव्य है। इस बारे में भी आपसे हम सुनेंगे कुछ बातें। ये देखा गया है कि लोग चुनाव वाले दिन छुट्टी होने पे भी वो वोट देने नहीं जाते हैं। इसलिए देश के कई राज्यों में देखेंगे चुनाव का जो प्रतिशत होता है वो काफ़ी कम रहता है। हमारे यहाँ त्रिपुरा में प्रतिशत जैसे असेंबली इलेक्शन में लास्ट 90% रहा था, लोकसभा इलेक्शन में भी 83% था। तो लेकिन अभी भी जो लोग बच गए हैं, हमारा प्रयास रहता है कि वो लोग उस दिन वोट देने आए पोलिंग स्टेशन में और उनका जो दायित्व है एक नागरिक के हिसाब से कि देश के और अपने एरिया के डेवलपमेंट में वो अपना योगदान दें और जो सरकार चुनी जा रही है उसमें उनके वोट का भी महत्व
प्राथमिकता रहे। मूल्यवान अनेक तो है। वो देखते हुए हम प्रयास करते हैं कि उनको प्रेरित करें कि वो वोट वाले दिन आए। एक इलेक्शन कमीशन का एक प्रोग्राम है स्वीप, जिसमें सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इसके अंतर्गत हम लोग जो मुख्यतः यूथ है जो प्रथम बार अपना वोट देंगे 18-19 ईयर्स के लोग, उनके साथ संपर्क बनाते हैं, उनको इस मतदान की महत्ता के बारे में बताते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि वो वोट देने जाएं। तो हमारा पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी जैसे असेंबली इलेक्शन में हुआ था, लोग भारी संख्या में आएंगे और अपना मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे। एकदम सर, आपने तो बहुत कुछ बोल दिया। एक ही साथ हम जानना चाहेंगे जो न्यू वोटर है, जो अभी अभी उनका एज कंप्लीट हुआ है, इस साल नया है वोटर के लिए, तो उन लोगों के में थोड़ी तो क्रेजीनेस होगी, नया वोट है क्या है ना है, और सब सेफ्टी के बारे में सोचना, ये तो हमेशा ही सभी लोग सोचते हैं মানে চারিদিকের অবস্থাটা ঠিক থাকবে কিনা, আমরা সুষ্ঠু অবাধ ভোট দিতে পারবো কিনা, সে বিষয়ে একটা একটা আশঙ্কা মানে একটা থাকে মানুষের মনের মধ্যে। इस डाउट को क्लियर करने के लिए आप कुछ बोले। देखिए, चुनाव के समय चुनाव कैसे किया जाना है उसके बारे में हम सभी यूथ वोटर्स को प्रेरित कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बोला। और इसके अलावा चुनाव के दिन जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहे, वहाँ पे लोगों को किसी प्रकार का भय या ना रहे वोट देने में, इसके लिए समुचित सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। वहाँ पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो बाहर से आती है, हाँ। उसको हम लोग सभी पोलिंग स्टेशन लोकेशन में इस बार दे रहे हैं। और जितने भी वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन है जो किसी न किसी वजह से पास में कोई उसमें रहा है कि वहाँ किसी वजह से इलेक्शन के टाइम में कुछ लॉ एंड ऑर्डर इशू हुए, तो वहाँ पे भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स रहेगी। इसके अलावा जो भी वल्नरेबल सेंसिटिव एरियाज़ हैं उसमें एरिया डोमिनेशन करने के लिए CAPF उनके साथ जो स्टेट आर्म्ड पुलिस है और जो स्टेट पुलिस है वो लगातार उसका पेट्रोलिंग करते रहेंगे। अभी भी अगर आपने देखा होगा कि पोलिंग से पहले जो अभी कैंपेनिंग पीरियड है उसमें जो सेंट्रली आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस आई हैं वो एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोलिंग चल रही है, जो नाइट पेट्रोलिंग भी है। कई बार इवन जो RO ARO जो और इलेक्शन से रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं वो भी फ्लैग मार्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोगों से बातचीत करके उनके मन में अगर कोई संशय है, कोई किसी भी तरह का भय है तो वो जानने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उसका दूर करके उसका एक समुचित व्यवस्था की जा पाए। एकदम सर, और एक बात आपसे जाननी थी कि वोटिंग का समय ये बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि वोट तो हम उस दिन देंगे ही। एक है 19 अप्रैल और दूसरा है 26 अप्रैल, ये 2 डेट है हमारे सामने। तो कब से कब जाए वो डेट, अगर आप समय अगर आप बोल दें। वोट का समय सुबह 7 बजे से लेके 5 बजे तक। तो वोट 7 बजे शुरू होता है, लेकिन उसके पहले जो मॉक पोल और जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो पहले आके उनको पूरी प्रोसेस बताई जाती है, तो वो प्रक्रिया और 1.5 घंटे पहले आरंभ हो जाती है। मतदाता के दृष्टि से अगर देखें तो 7 बजे से वहाँ पे वोट दे सकते हैं और 5 बजे बंद हो जाता है। लेकिन 5 बजे जितने भी लोग उस समय मतदान केंद्र में उपस्थित होंगे उन सबको एक पर्ची दी जाती है और उन सबको वोट देने का अधिकार रहता है, वो चाहे जितने भी बजे तक चले। तो इसलिए 7 से 5 के बीच अगर कोई भी मतदाता अगर मतदान केंद्र में आ जाता है तो उनको मत देने का पूरा अधिकार रहेगा और वो मतदान दे पाएंगे। একদম আপনাদের আরো একবার বলে রাখছি যে স্যার যেটা বললেন সকাল 7টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত আপনারা ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারবেন। 5টার মধ্যে পৌঁছে গেলেই যদি আপনি এন্ট্রি করে নেন 5টার মধ্যে, তাহলে যতটাই রাত হোক কোনো সমস্যা নেই, আপনি ভোট দিয়েই আসতে পারবেন, সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। আরেকটা বিশেষ দিক হলো স্যার, আমি একটু বাংলায়ও বলছি, আমাদের অনেক বন্ধুরা বাংলায় বুঝতে পারছেন, যে ব্যালটটা নিয়ে আমরা কথা বলি, যেটা আমাদের যে মূল বিষয় সেটা হলো মেশিনটা যদি হঠাৎ কোনো কারণে খারাপ হয়ে যায়, ইভিএম মেশিন, যে ইভিএমে আমরা ভোট দেব সেই মেশিন হঠাৎ অনেক সময় শোনা যায় যে ইভিএম মেশিন খারাপ হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আপনাদের কি ব্যবস্থা আছে? যদি কোনো মেশিন খারাপ হয়ে যায় তো सेक्टर ऑफिसर्स जे हम लोग अपॉइंट करते हैं, कुछ पोलिंग स्टेशन को लेके एक सेक्टर ऑफिसर होते हैं, वो अगर कहीं किसी पोलिंग स्टेशन में ईवीएम मेल फंक्शन करता है तो वो खबर आते ही स्ट्रांग रूम से सेक्टर ऑफिसर एक रिजर्व
ईवीएम लेके उसको वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये इसलिए जैसे ही कोई खबर आती है तो ये व्यवस्था रहती है कि कम से कम समय में हम लोग जो दूसरी ईवीएम है, चाहे उसमें ईवीएम में बैलेट यूनिट भी हो सकता है, कंट्रोल यूनिट भी हो सकता है, वीपैट हो सकता है, तीनों में अगर कोई भी मेल फंक्शन है तो उसके बेसिस पे पहले इवन ECIL जो इंजीनियर्स होते हैं वो भी जाके देखते हैं कि अगर उसको रिपेयर किया जा सकता है तो वो रिपेयर हो जाता है, अगर नहीं होता तो न्यू रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। मॉनिटरिंग करने के लिए लोग हैं। हाँ, तो उसमें वहाँ पे सेक्टर ऑफिसर्स रहते हैं, वो फिर लेके जाते हैं अपने अपने निरीक्षण में, उनके साथ जो सिक्योरिटी फोर्स होती है वो साथ में उसको लेके जाती है उस पोलिंग स्टेशन तक। একদম স্যার, আমরা তো সবাই জানি যে ভোটদানের দিন আমরা ভোটার আই কার্ড নিয়ে যেতে হয় বা একটা স্লিপ থাকে সেটাও নিয়ে যেতে হয়। যদি কোনো কারণে ভোটার কার্ড নিয়ে যেতে না পারলো বা এটা কোনো কারণে কোনো অসুবিধা হলো, সেটার পরিবর্তে কি কোনো ব্যবস্থা আছে? एपिक कार्ड ले जाना तो एक मुख्य डॉक्यूमेंट है जिसको दिखा के आप वोट दे सकते हैं। यदि किसी कारण से आप एपिक कार्ड नहीं लेके जाते हैं तो 11 और ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको मतदाता दिखाकर मतदान केंद्र में वोट दे सकते हैं। तो उनमें आपका आ जाते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, सर्विस आईडी कार्ड, यदि पासबुक है जिसमें फोटो आपका लगा हुआ बैंक का वो हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस का स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट, नरेगा का जॉब कार्ड या कोई भी ऑफिशियली आइडेंटिफाइड कार्ड अगर इशू किया हुआ MP MLA MLC से। একদম অনেকগুলো অপশন রইল। যদি কোনো কারণে ভোটার কার্ড বা ভোটার স্লিপ যদি হারিয়ে ফেলে বা ये अगर ना ले जा पाए या फिर कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो ये जेगुलो आप जिसका नाम आपने बोला वो सभी एप्लीकेबल है। हाँ, मतलब उसको एपिक कार्ड या जो 11 डॉक्यूमेंट्स हमने बताए वो लेके जाना पड़ेगा। जो वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप है वो मुख्यतः वोटर को वो किस पोलिंग स्टेशन में उसका नाम आता है, उसकी कहाँ पे लोकेशन, वो सब बताने के लिए होता है। तो इसलिए वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप के साथ भी आपको इन 12 डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। एकदम हम भी अनुष्ठान के धीरे धीरे आखिर में आ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम भी समय के मुताबिक चल रहा है। तो सर, पुनीत सर, आपसे और भी एक दो शब्द जानना चाहेंगे कि वोटर हेल्पलाइन, ये हमने सुना है, ये क्या कुछ ऐसा कुछ है क्या वोटर हेल्पलाइन? हाँ, वोटर हेल्पलाइन एक नंबर है 1950, टोल फ्री नंबर है जिसपे आप कोई भी बात वोटिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो वो जान सकते। 1950 वो मतलब पूरे देश में ही है, तो केवल त्रिपुरा राज्य में नहीं, पूरे देश में 1950 इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया नंबर है। इसमें आप कोई तथ्य जानना चाहें वो जान सकते हैं, कोई कंप्लेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। एक वोटिंग के दिन भी ये कोई कुछ कह सके तो कैसे कर सकते? हाँ, उस दिन भी हो सकता है, अभी भी लागू है और अब उस दिन भी होगा। अच्छा। इसके अलावा भी हम लोग कई और कंप्लेंट के लिए नंबर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अपने कुछ कंट्रोल नंबर रहते, तो कोई किसी को अगर कुछ बात जाननी हो तो इस नंबर से मालूम कर सकते हैं, जान सकते हैं। और एक बात सर, ये जो वोटिंग का ऐप है वो भी क्या इस हेल्पलाइन के ऐसा ही कुछ है? वोटिंग हेल्पलाइन ऐप एक है, उसमें भी आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी भी मतदाता को त्रिपुरा में अगर हम बोलें तो त्रिपुरा में दोनों सीट्स में कितने मतदाता हैं, उसमें कौन कौन से कैंडिडेट हैं, बाद में जब काउंटिंग हो तो काउंटिंग का रिजल्ट क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन उनको वोटर हेल्पलाइन ऐप से मिल सकता है। अच्छा। और ऐसे जैसे हमने बताया सक्षम ऐप जो है वो दिव्यांगजन जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो उस ऐप के थ्रू जान सकते हैं एकदम। और एक KYC ऐप है, नो योर कैंडिडेट एप्लीकेशन, जिसके थ्रू आपके जो भी सीट पे कैंडिडेट हैं, अब जैसे हमारे यहाँ 2 लोकसभा की सीट है और 1 बाई इलेक्शन की सीट है, तो उनमें कौन कौन से कैंडिडेट फाइनली कंटेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में तथ्य मिलेगा, ताकि जो भी मतदाता वो एक तथ्य को देख के फिर विवेचना से अपने इच्छा से किसी को वोट दे पाए। एकदम। सर, और एक बात आपसे जाननी थी, जो पोस्टल बैलेट के बारे में थोड़ी अगर आप बोल दें इस साल के लिए। पोस्टल बैलेट मुख्यतः होता है एक तो जो लोग इलेक्शन ड्यूटी में युक्त हैं, तो वो सिविल ऑफिसर्स हो सकते हैं या सिक्योरिटी के पुलिस ऑफिसर्स वगैरह हो सकते हैं, तो उनको अगर वो किसी कारण से वोट के दिन वोट देने नहीं जा सकते तो उनको पोस्टल बैलेट दिया जाता है। लेकिन पोस्टल बैलेट के साथ साथ एक फैसिलिटी होती है,
इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट EDC, इसके द्वारा आपको ये फैसिलिटी रहती है कि आप यदि आप इलेक्शन ड्यूटी में हैं लेकिन उसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के किसी एरिया में हैं तो आप उस दिन अपने मतदान केंद्र तक नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आपके आसपास जो कोई दूसरा मतदान केंद्र है तो उसमें जाके आप वो EDC सर्टिफिकेट दिखा के मतदान कर सकते हैं। तो इस बार क्योंकि हमारा 2 फेज़ में इलेक्शन है, फेज़ 1 में आपका 1 त्रिपुरा वेस्ट में और फेज़ 2 में 1 त्रिपुरा ईस्ट, तो कई जगह पे EDC देने से भी जो इलेक्शन ड्यूटी में ऑफिशियल्स हैं वो अपना मतदान का प्रयोग कर पाएंगे। यदि वो संभव नहीं है तो हम लोग उनको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी देते हैं। इसके अलावा जैसे अब ये पहले चर्चा हुई 85 इयर्स या उससे ज़्यादा उम्र के जो वृद्ध वोटर्स हैं उनको भी ये फैसिलिटी दी गई है जिन्होंने इसकी इच्छा व्यक्त की थी, और ऐसे ही जो फिजिकली डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके लिए है। एक तीसरी कैटेगरी और है जो ऑफिशियल्स इन एसेंशियल सर्विसेज, जो ऐसी कुछ जो सर्विसेज हैं जिनको बनाए रखना जरूरी है 24/7, वहाँ पे कोई ना कोई ऑफिशियल लगे रहने चाहिए। ऐसे लोग जो मतदान के दिन मतदान केंद्र तक नहीं जा पाएंगे तो उनको भी ये पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी गई है। और सर तो ये अगर हम इसकी बात करें तो टोटल पोस्टल बैलेट हम लोग के अब सब आ गए हैं, और उसके बाद हमारा होम वोटिंग की फैसिलिटीज़ जो आपकी त्रिपुरा 1 में है वो 10 तारीख और 12 तारीख को होगी, और त्रिपुरा 2 ईस्ट में 17 और 18 तारीख को होगी। और इसके अलावा जो एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं उनका भी 16 से 18 और उसके बाद आपका 21 से 23 मार्च उसमें वो अपना वोट दे सकते हैं। एकदम सर पुनीत सर, और एक बात आपसे फिर से और एक बात जानने की इच्छा है, वो है त्रिपुरा के जो वोट लोकसभा निर्वाचन 2026 को होने जा रहा है महोत्सव के दौरान, उसमें अगर त्रिपुरा में कोई निर्वाचन व वोट के दिन कोई कंप्लेन करना चाहे, कुछ कंप्लेन अगर आप लोगों को बताना चाहे तो फिर किस नंबर पर कॉल करें? ये क्या 19150 पर ही या फिर दूसरा कोई नंबर? एक तो 1950 नंबर है, उस पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो एक सी विजिल ऐप है, सी विजिल ऐप मोबाइल में एक ऐप रहता है जिसके द्वारा अगर आप कुछ देखते हैं कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, जो इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो कोई भी अपने फ़ोन से उसका फ़ोटो खींच के अपना कंप्लेंट उसमें रजिस्टर करा सकता है। उसमें डेट, टाइम और प्लेस सब ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता है। और उसके बाद सी विजिल ऐप की खासियत यह है कि उसमें 100 मिनट के अंदर उस कंप्लेंट को डिस्पोज करना होता है। अच्छा। तो उसमें जैसे ही वो खबर आती है, मतलब सी विजिल में कोई कंप्लेंट रजिस्टर होती है तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कंट्रोल रूम रहता है जहाँ से इमीडिएटली एक फ्लाइंग स्क्वाड टीम को भेजा जाता है। वो उस लोकेशन पे जाते हैं जहाँ से कंप्लेंट आई है, वो वहाँ पे जाके छानबीन करके उसके लिए अगर कुछ कंप्लेंट होता है तो उसके करेक्टिव स्टेप लेते हैं। तो ये एक सी विजिल हुआ। इसके अलावा आपका एक वेबकास्ट मतलब पोर्टल पे भी नेशनल ग्रीवेंस सर्विस पोर्टल है, उसके द्वारा आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और नंबर्स भी हम लोग जब पोलिंग डे से पहले जब पोलिंग कंप्लेंट्स ज़्यादा आने की संभावना रहती है तो हम कुछ और नंबर्स भी उस समय अवेलेबल कराते हैं ताकि वोटर अपनी बात अगर रखना चाहता है, अगर उनको किसी भी प्रकार की समस्या तो बता सकते हैं। और BLO अगर एक कॉन्सेप्ट है जो बूथ लेवल ऑफिसर, वो उस इलाके में भी रहते हैं। सेक्टर ऑफिसर्स पोलिंग डे के दिन पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स वो भी अलग अलग एरिया में गश्त लगाते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। उनको वो भी लोगों से बातचीत करके यही जानने का प्रयास करते हैं कि उनको किस टाइप का कोई कंप्लेंट तो नहीं, कोई असुविधा तो नहीं है। एकदम सर, ये तो गई वोट जिस दिन हम देंगे, हम सभी जो वोट देंगे, वोट देने के बाद क्या निर्वाचन कमीशन का जो एक प्रोटोकॉल है, जो प्लानिंग है, वो क्या और कितने दिन चलता है, ये थोड़ी जाननी थी। एंड ऑफ द वोट नहीं, इसमें जैसे त्रिपुरा में तुम्हारा 19 और 26 अप्रैल को वोट हो जाएगा, और वो वोट करके जो पोल्ड EVMs आएंगे हम उनको स्ट्रांग रूम में रखते हैं। तो वो स्ट्रांग रूम सभी सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स में मुख्यतः हैं। तो 20 ऐसे लोकेशन में जो पोल्ड EVMs है उनको रखा जाएगा, जिसका 3 लेवल सिक्योरिटी कवरेज में उसकी गार्डिंग की जाएगी। कंसर्न जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी देखेंगे। और फिर हमारे यहाँ क्योंकि इसके बाद फेज़ 2 के बाद भी ये 7 फेज़ में पूरे लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, और लास्ट फेज़ के बाद 4
जून को काउंटिंग होनी है। हाँ। तो हमें 26 अप्रैल के बाद जो स्ट्रांग रूम में वहाँ पे जो पोल ईवीएम से उनकी गार्डिंग रहेगी, और फिर 4 जून के हिसाब से वहीं पे जो स्ट्रांग रूम है उनके साथ ही काउंटिंग सेंटर हैं, उनमें फिर काउंटिंग होगी। उसके बाद ही आप लोगों का ये जो गुरु दायित्व है वे हाँ, और खत्म 6 होगा। जून तक पूरी प्रोसेस लोकसभा इलेक्शन की जो चुनाव आयोग ने जो नोटिफिकेशन इशू किया था वो उसमें पूर्ण कर लिया जाना है 6 जून की। 6 जून के अंदर। सर, अनुष्ठान हम अभी हम खत्म कर देंगे, पर जाते जाते आपसे फिर एक बार, जो न्यू कमर वोटर है, जो प्रवीण है, जो बाहर है, बस सभी के लिए आप शेष में क्या कहना चाहेंगे अवेयरनेस के थ्रू? सभी मतदाताओं से मेरी यही गुजारिश है कि ये जो चुनाव का पर्व है, जो ये लोकसभा का इलेक्शन 19 और 26 अप्रैल को त्रिपुरा में होगा, उसमें आप सभी लोग इसमें सम्मिलित हों और अपना जो उनका जो राइट टू फ्रेंचाइज, मतदान का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करें। मुख्यतः जो नए यूथ वोटर्स हैं जो पहली बार वोट देंगे, वो अपने इस एक मतदान के महत्व, उनका जो एक मत है उसकी महत्ता को समझते हुए वोट देने आए, उसको छुट्टी का दिन ना माने। ऐसे ही जो 85 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के जो वयस्क लोग हैं या जो दिव्यांगजन हैं, उनसे भी यही आवेदन रहेगा कि वो भी मतदान देने आए। उसके लिए प्रशासन ने समुचित व्यवस्था की है। उनको या तो मतदान केंद्र उनको घर तक ले जाया जा रहा है या फिर उनको मतदान केंद्र तक लाने के लिए व्यवस्था की जा रही है, ताकि हर एक मतदाता अपना मत दे पाए और इस चुनाव प्रक्रिया में अपना योगदान दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, हमें मूल्यवान समय हम लोगों को दिया, और हम आशा रखते हैं निर्वाचनी जो लोकसभा निर्वाचन है 2026 बहुत अच्छा जाए, बहुत उत्सव की तरह ही हम मना सके, यही हम कामना करते हैं। और दर्शक বন্ধুরা, আপনাদের কাছ থেকে আমরা এটাই আশা করব যে সামনেই যে ভোট দানের এই মহোৎসবের দিনটা, সেটাকে আমরা ছুটির দিন নয়, আমরা আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য অবশ্যই আমরা পালন করব। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক শ্রী পুনিত আগরওয়াল স্যার আইএস, যিনি আপনাদের সামনে পুরো আচরণবিধি, নির্বাচনী পুরো নিয়ম এবং ভোট দানের সবটুকু আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সবাই এটাই ফলো করবেন এবং অবশ্যই ভোট প্রক্রিয়াটাকে সম্পন্ন করবেন। নমস্কার।